हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदा एकेडमी। सलिल सर आ गए हैं। आप भी आ जाओ, फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लो क्योंकि आज का सेशन बच्चे बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए। क्यों, क्या है आज खास? भाई नीट 2024 एग्जामिनेशन होने वाला है। आप एग्जाम में कम टाइम बचा है तो कुछ स्ट्रेटेजीज पर भी बात होनी चाहिए। आज आपने जैसा थंबनेल में देखा, बिल्कुल वही चीज, कोई इधर उधर की बात नहीं। आपको सिखाने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स इन नीट फिजिक्स। भाई फिजिक्स में कई बच्चे अक्सर डरते हैं, खासकर नीट कर रहे हैं। सर फिजिक्स कमजोर है, बताइए कैसे तैयारी करें, समझ ही नहीं आ रहा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम कर सकते हैं, कुछ मार्जिन है या कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज्यादा फोकस कर लें। ये सारे डाउट आपके रहते हैं बेटा। इन सभी डाउट्स को यहाँ पर हम खत्म करेंगे और आपको बताएंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं अपने नीट एग्जामिनेशन में। तो भाई फिजिक्स को डर के तो नहीं पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी केमिस्ट्री को दे रहे हो, और बायो को तो ज्यादा ही दे रहे हो क्योंकि उसमें ज्यादा आता है। भाई फिजिक्स अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है। कि नहीं सर फिजिक्स हमारा आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट हो जाता है, केमिस्ट्री बायो तो कंबाइंड हो जाते हैं, बट फिजिक्स अलग है। ऐसा नहीं है बच्चा। आपको यहाँ पर पता है कि कई बार मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी हैं, आप देख सकते हैं कि नीट एग्जाम आखिरकार किस चीज का एग्जाम है। मैंने हर बार यही बताया बच्चा, ये एग्जाम है आपका स्पीड का और साथ में एक्यूरेसी का। क्लियर है बेटा? तो स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम है, ना कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट का। तो जहां पर स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है वहां बहुत डीप कॉन्सेप्ट आएंगे नहीं, तो इसको जेई थोड़ी ना बनाना है। तो इसका मतलब आपको बहुत हाई लेवल या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है। तो जब इतना बेनिफिट मिल रहा है तो स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे ना जो जल्दी कर पाओ, और एक्यूरेसी आपके ऊपर है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर उतने एक्यूरेट आप। समझ रहे हो बेटा? तो आज की क्लास में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में क्या कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों का एनालिसिस है बच्चा, लास्ट 10 इयर्स के जो आपके एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के बेस पर मैं इन क्वेश्चंस के लेकर आया हूं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने का वेटेज रहता है। उस बेस पे आप अपनी तैयारी किस तरह से कर पा रहे होंगे वो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सारी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं तो ध्यान से सुनिएगा। बच्चा यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो आपके दो क्लासेस का कंबाइंड है, 11th और 12th। दोनों क्लासेस को अगर देखें तो 14 चैप्टर दोनों को मिला के आपके टोटल चैप्टर हो गए बेटा 28। अब आपको ये 28 चैप्टर्स पूरे तैयार करने हैं। पहली बात तो दिमाग में ये रखो, सिलेबस छोड़ नहीं सकते हो ना, मतलब ही नहीं है। पूरे 14 ये पढ़ने, पूरे 14 ये पढ़ने, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, पहली बात तो ये। तो जिनका अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ है वो बड़ी समस्या में है भैया। सिलेबस जरूर पूरा कर लो, फटाफट कर लो, तभी तो प्रैक्टिस और अच्छे से कर पा रहे होगे। फिर बात करते हैं, अब थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं 11th और 12th को। 11th में अगर बात करें चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहने वाला है वो समझिए। बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो आपका चैप्टर है, क्योंकि फिजिकल वर्ड से ज्यादा कुछ आता भी नहीं है और ये एनसीईआरटी ने इस बार हटा भी दिया, लेकिन आपको पढ़ना है तब भी थोड़ा बहुत। यूनिट एंड मेजरमेंट से बेटा आपके एग्जाम में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अब ये 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? यूनिट एंड मेजरमेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं? बेटा इसमें मेन मेन टॉपिक जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, स्किप कर ही नहीं सकते हो। पहला है बेटा डायमेंशन। डायमेंशन जरूर पढ़ के जाना प्यारे बच्चे, डायमेंशन से एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेते हैं या डायमेंशन रिलेशन बनाने को कह देते हैं। एप्लीकेशन इसके जरूर आने चाहिए, एग्जाम में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरा दूसरा आपको पढ़ लेना बेटा यहाँ से एरर। एरर में आपको वही चीज, आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, उसके मेजरमेंट कैसे होते हैं वो जानिए, उसका लीस्ट काउंट जानिए, एरर, परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ये सारी चीजें अच्छे से आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। और थर्ड जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर। प्यारे बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और इसमें कुछ नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल है ना बच्चा, वो रूल अच्छे से पढ़ के जाइएगा बस।
अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल अच्छे से पढ़ लिए और उन रूल के अप्लाई करने का मेथड आपको आ गया, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगा, तो आप यही 3 टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं आपके नीट एग्जाम में। तो ये 3 टॉपिक तो एकदम घोट के ही चले जाना कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो करेंगे पक्का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर आपके पास आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपके 2 पार्ट है बेटा, 1D मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, और 2D मोशन यानी कि आपके पास प्लेन में मोशन आप कर रहे हैं। यहां से आपको बेटा मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहां से आपका न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। बच्चा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर पढ़ लेना अच्छे से। प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, समझा? हाँ भाई बताओ। डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर पढ़ के जाइएगा। डायरेक्ट तीनों फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम पीरियड, ये आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन का रेशियो रहता है बच्चे, आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी होता है नहीं भी आते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आएगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइए बेटा, जिसकी कंडीशन के बेस पे आप आराम से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। रिवर वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में रिवर वाले आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगला है आपका लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन के साथ साथ आपका सर्कुलर मोशन भी इसी में आ जाता है। सर्कुलर मोशन से भी बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए सर्कुलर मोशन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनएलएम से मिल जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आया हुआ है बेटे, लेकिन आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। न्यूटन के लॉस के एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंडीशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करिएगा, क्वेश्चन आएगा, अक्सर आता है। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट जरूर तैयार करके जाना, वहां से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके बाद बेटा अगला आता है आपके पास वर्क एनर्जी पार। वर्क एनर्जी पार एक ऐसा छोटू सा टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली बात दिमाग में रख लो, पार के सारे यूनिट आपको पता होने चाहिए, वर्क और एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत अच्छे से दिमाग में रख के ले जाना। ठीक है बेटा, फिर आता है आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, किस तरह से ये लीनियर मोशन से अलग है। यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम है ना, तो किस तरह से यहाँ पे कंजर्वेशन लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कोलिजन किस तरह से हो रहे हैं, कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक किस तरह से फॉर्म होते हैं, वो सब आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, दिमाग में रख के जाना है। ठीक है भैया, तो ये आपका जो चैप्टर है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है, तो पढ़ना जरूर है। देख रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस पूरा पढ़ना है, स्किप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। फिर अगला आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है भैया। ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से स्मॉल जी के बारे में तो पढ़ के ही जाना। स्मॉल जी एंड इट्स वेरिएशन, स्मॉल जी और उसका वेरिएशन किस तरह से होता है, अर्थ के ऊपर जाने पर, अंदर जाने पर किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, पोल्स पर क्या कंडीशन होती है, इक्वेटर पर क्या कंडीशन होती है, आपको पता होना चाहिए। वेट किस तरह से चेंज होता है, जी पर कैसे डिपेंड करता है, वो सब पता होना चाहिए। कैपिटल जी की सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कैप्लस लॉस जरूर पढ़ के जाइएगा, कैप्लस लॉस से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो भैया कैप्लस लॉस जरूर पढ़ेंगे। ओके, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ये भी बात दिमाग में रखेंगे। ये अभी 11th चल रहा है, 12th में और फील आएगा आपको। फिर आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड। ये तो जो दो चैप्टर कंबाइंड है, ये आपको लगभग लगभग 3 क्वेश्चन एग्जाम में दे सकते हैं। और इन दोनों में सॉलिड में तो आपको पता है क्या पढ़ना है भैया, सॉलिड में इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी, फिर पॉइसंस रेशियो, किस तरह से काम करते हैं, कितने तरीके से मॉडुलस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूले याद कर लेना भैया, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ आपको नहीं मिलने वाला। फिर बेटा आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स।
फ्लूइड्स में आप क्या पढ़ के जाएंगे? सरफेस टेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ के जाइएगा। फॉर्मूला, एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये दो चीजें तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं। कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर आपके पास आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का कंजर्वेशन कहाँ कहाँ लागू होता है, उसके एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बता रहा हूं तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। जितने भी टॉपिक मैं बोल रहा हूं वो टॉपिक एकदम दिमाग में होने चाहिए आपके, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, जिसमें 3 चैप्टर कंबाइंड है। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी। 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। अब थर्मल प्रॉपर्टीज में आपको हर तरह से एक्सपेंशन आने चाहिए, हर तरह के एक्सपेंशन के साथ साथ हीट फ्लो के तीनों मेथड आने चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में आपको हर तरह का भैया क्या पता होना चाहिए, कितने तरह के प्रोसेस काम करते हैं, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, कार्नोट इंजन किन कंडीशन में काम करता है, रियल इंजन कार्नोट इंजन क्यों नहीं हो सकते, वो सब आपको पता होना चाहिए। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये सारी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस कब काम करता है, किस तरह से एक्सपेंशन हो रहे हैं, उनके फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूले दिमाग में रख के जाना, ठीक है बेटा। सीपीसीवी उसका रिलेशन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गैस कितने तरह से एक्सपेंशन करती है, सॉलिड और लिक्विड में कैसे एक्सपेंशन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह से बिहेवियर करती हैं गैसेस, हर तरह का एक्सपेंशन प्रोसेस, सारे लॉज आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, कंपलसरी है भैया। 11th में ये 3 तो छोड़ ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है, दिमाग में रखकर चलिएगा। ओके, फिर आपके पास आता है यही ऑसिलेशन और वेव, ये कंबाइंड होकर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दे देंगे। बेटा ऑसिलेशन जो है वहां पे एसएचएम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एसएचएम से क्वेश्चन आ सकता है। वेव्स में तो साउंड वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, किस तरह से ओपन पाइप है, वन साइड क्लोज पाइप है, किस तरह से ऑर्गन पाइप काम करते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने उन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है, वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, एसएचएम पढ़ लिया है, वहां पे कैसे स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। बच्चा ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, 11th क्लास से इतने आपके क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर वाइज। आई होप आपको 11th क्लास क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। तो 11th क्लास से कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब बता दिया, 11th क्लास का वेटेज आपको क्लियर कर दिया। तो अब आपकी जिम्मेदारी है चैप्टर वाइज, उन चैप्टर्स को तो बिल्कुल मत गलती से छोड़िएगा जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उन्हें तो एकदम खा जाओ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्लास 12th पे। 12th में क्या है चैप्टर वाइज रेशियो, आइए जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो बेटा आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है बेटा कूलम्ब्स लॉ प्लस गॉस लॉ, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाना बेटा, एग्जाम में आता है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। डाइपोल जरूर पढ़ के जाना, डाइपोल का एक्सियल कंडीशन, हॉरिजॉन्टल, दोनों अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्म में हो या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, कहीं भी पूछे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है भैया, P इज इक्वल टू क्यूएल, डाइपोल मोमेंट निकालना सीख लो, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बेटा मैग्नेटिज्म में ही कॉपी हो जाता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए इसको फोकस करोगे तो उसका रिवीजन आसानी से होगा, इस वजह से आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में आपको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कैपेसिटर जरूर पढ़ के जाना अच्छे से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिमाग में रख लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। कैपेसिटर की कंडीशंस क्या है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कब मैक्सिमम है, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, इससे सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो बेटा उनको अच्छे से तैयार करके आपको चले जाना है एग्जाम में। फिर आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम दिमाग में रख लो, इसके फॉर्मूले एकदम कंठस्थ कर लो, कि कुछ भी क्वेश्चन आए हर तरह से यहाँ कॉन्सेप्चुअल भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेंगे। तो बेटा ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। कितने क्वेश्चन, 2 से 3,
आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस या फिर मैग्नेटिज्म और मैटर, ये दोनों मिला के आपको 3 क्वेश्चन तक दे सकते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन और कई बार तो रिपीटेड बन जाते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा यहाँ से भैया, कोई लॉजिकल या कॉन्सेप्ट बहुत डीप नहीं पूछते। आपको फॉर्मूले अगर आते हैं तो आप इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे होगे। ठीक है, कॉइल दे दी गई, वहां से किसी एक पी पॉइंट पर भैया फील्ड फाइंड आउट करनी है, करंट फ्लो हो रहा है, ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सियल पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है, किसी एंगल थीटा पर है, तो कैसे निकालोगे। मैंने कहा था फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना, 12th हो चाहे नीट हो, फॉर्मूले की सीट आपके पास होनी चाहिए 11 12 दोनों की। अगर नहीं है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो सारी चीजों पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, जैसा आपको चाहिए कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट। फिर आता है आपका ईएमआई, ईएमआई से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बेटा। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जरूर पढ़ के जाना, इनके एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, फैराडे लॉ वगैरह तो एकदम दिमाग में बैठ जाने चाहिए। एसी, एसी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देता है, एसी की तीनों कंडीशन एल, सी और आर बहुत अच्छे से रख के जाना दिमाग में बेटा। तीनों अलग अलग भी पढ़ के जाना, तीनों कंबाइंड पढ़ के भी जाना और ट्रांसफॉर्मर पढ़ के जाना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से वही रेशियो वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद होगा तो आप डायरेक्ट कर पा रहे होगे बच्चे। ठीक है, इसके साथ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, दिमाग में रख लीजिए। जैसे 7 टाइप की ईएम वेव्स होती हैं। राम इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन पढ़ाया था, ध्यान करो, है ना, इस पे वीडियो बनाई थी। तो राम इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, 7 वेव्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका वेवलेंथ, उनकी एनर्जी, उनका फ्रीक्वेंसी कब से कब वेरी करता है, कहां से कहां वेरी करता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ सकता है। फिर आता है आपका ऑप्टिक्स भैया, ऑप्टिक्स 4 से 5 क्वेश्चन आपको देगा। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स के साथ साथ वेव ऑप्टिक्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे देना। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन क्या है, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। इनके लेंथ के फॉर्मूले, इनके मैग्निफिकेशन फॉर्मूले, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हो। लेंस का मैग्निफिकेशन, मिरर का मैग्निफिकेशन, बड़ा कंफ्यूज होते हो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। प्लस माइनस का खास ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो रे ऑप्टिक्स से ये टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आएंगे वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में आपको 3 4 चीजें पढ़नी है फोकस के साथ। इंटरफियरेंस और उसके एग्जाम्पल, कहाँ इंटरफियरेंस देखने को मिलता है ये क्वेश्चन आता है, कहाँ डाइफ्रैक्शन देखने को मिलता है डेली लाइफ में, ये क्वेश्चन आता है। पोलराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पोलराइजेशन के एप्लीकेशन और कंडीशंस पूछी जाती हैं। कैसे अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेव ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो कौन सा यूनिट है बेटा। अब आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो आपको देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 to 10। बिल्कुल सही भैया, मॉडर्न फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर कंबाइंड है और लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। जी हाँ, 10 क्वेश्चन, यानी कि 40 मार्क्स आपको इन्हीं 4 चैप्टर से। और फायदे की बात क्या है, ये चारों चैप्टर छोटू छोटू से हैं भैया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, मैटर के साथ इसका क्या रिलेशन है वो जानेंगे, इसके सारे लॉस दिमाग में बैठे होने चाहिए। एटम किस तरह से स्पेक्ट्रम देता है वो पता होना चाहिए, न्यूक्लियस के क्या बिहेवियर्स हैं, उसका रेडियस रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट रेडियस वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बच्चा, डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर सारे आपको पता होने चाहिए, किस तरह से वहां पर जो स्पेक्ट्रम है वो फॉर्म होते हैं, लाइमन बार्मन पास्चन ब्रैकेट फुंड, ये दिमाग में होने चाहिए फॉर्मूले। ये आपके दिमाग में रहेंगे तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कर ले जाओगे। सेमीकंडक्टर में आपका वही पीएन जंक्शन डायोड, पी और एन अलग अलग पढ़ लेना, उसके सर्किट सिंबल अच्छे से याद कर लेना। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम करता है, एक्सरे की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सोलर सेल, सोलर पैनल, ये सब कैसे काम करते हैं, इन कंडीशंस को दिमाग में रखिएगा।
बेटा इन चारों चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 7 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने। 7 से कम तो मिलेंगे नहीं बेटा। तो आप समझ रहे हो कम से कम 30 नंबर तो ऐसे ही आ गए, 30 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। और लाना कितना है 160 प्लस। तो सब पढ़ के जाना है अच्छे से, समझ गए बच्चा। तो इस तरह से हमने सेग्रीगेट किया है चैप्टर वाइज वेटेज। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है। तो हमें माइंडसेट वही रखना है, रिवीजन उसी तरह से करना है, प्रैक्टिस उसी तरह से करनी है। ठीक है बेटा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां आपको प्रॉपर नोट्स, सारे पीडीएफ, डाउट सेक्शन, क्विजेस और भी चीजें मिल जाती हैं। तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन करना मत भूलें। इसके अलावा आप हमारे वेदा ऐप पर भी आ सकते हैं। वेदा ऐप आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल कोर्सेस अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा अपना खुद का टेस्ट क्रिएट करके परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप YouTube पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इंस्टा पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने इस सेशन में कंप्लीट किया कि कैसे आप एक विजन के साथ मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हैं। चैप्टर्स वाइज वेटेज क्या है ये सब आपको क्लियर है। इसके अलावा आपकी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको पता ही है। डेली लाइव क्लास हो रही है बेटा नीट के प्रैक्टिस की। तो उन लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। शेड्यूल भी आपको उसका दे दिया गया है, शेड्यूल के साथ रेगुलर बने रहिए। तो आप 6 से 7 डेली अपनी लाइव क्लास में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है, डेली आइए लाइव क्लास में, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन प्रॉपर करिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेकर। तब तक प्रॉपर रिवीजन करिए। कहीं भी कोई डाउट है या आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये चैप्टर क्लियर नहीं है, या प्रैक्टिस में क्या चीज चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाकर ले आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच। बने रहिए वेदा एकेडमी के साथ। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।